बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 10वीं के राजनीति शास्त्र का छठा लेसन राजनीतिक दल के विषय में समझाऊंगी। इसमें मैं आपको राजनीतिक दल, उसके गुण, उसके अवगुण और साथ साथ विरोधी दल की क्या भूमिका है आदि के विषय में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 10वीं के राजनीति शास्त्र का छठा लेसन राजनीतिक दल। तो पहले जानते हैं राजनीतिक दल के बारे में कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। यह ऐसे लोगों का समूह है जिनका उद्देश्य चुनाव लड़ना और राजनीतिक सत्ता हासिल करना है। मतलब ये ऐसे लोगों का समूह है जिनका उद्देश्य एक होता है, जिनकी विचारधारा एक होती है। वो मिलकर समूह बनाते हैं और लक्ष्य रखते हैं चुनाव लड़ना। चुनाव लड़के वो क्या करते हैं? राजनीतिक सत्ता हासिल करते हैं, मतलब सरकार बनाते हैं। यही उनका उद्देश्य होता है। अब पढ़ते हैं घटक। घटक क्या होते हैं? राजनीतिक दल के हिस्से। यानी राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक। नेता वो होते हैं जो राजनीतिक दल के मुखिया होते हैं, जिसके नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। सक्रिय सदस्य क्या होते हैं कि नेता ने जो कह दिया उस कार्य को करने के लिए उसके सक्रिय सदस्य होते हैं। वो घर घर जाकर उन चीज़ों को बताते हैं। और तीसरा क्या है? समर्थक। ये कहीं नहीं जाते, लेकिन ये उस राजनीतिक दल के क्या होते हैं? पूर्ण रूप से अनुयायी होते हैं। अब पढ़ते हैं हम राजनीतिक दल के कार्य। सबसे पहला कार्य क्या है? राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए जो है वो एक समूह बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। तो उनका कार्य क्या होता है? चुनाव लड़ना। दूसरा कार्य क्या है? जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं? जगह जगह सम्मेलन करते हैं, आयोजन करते हैं और वहाँ पर अपने गुणों को और दूसरे दल की कमियों को गिनवाते हैं। इससे जो है लोगों को क्या मिलती है? राजनीतिक शिक्षा मिलती है। तीसरा कार्य क्या है? अपने अपने नीति एवं कार्यक्रमों को समझाना। वो जगह जगह जाके लोगों को अपनी नीतियाँ, अपने घोषणा पत्र के विषय में बताते हैं कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम आपके लिए ये कार्य करेंगे। तो इससे लोगों को पता लग जाता है हर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों का। चौथा नंबर है सरकार बनाना। फिर जो राजनीतिक दल हैं वो जीतने के बाद क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, हर कोई तो जीतता नहीं है। उनमें से एक ही पार्टी जीतेगी, एक ही पार्टी सरकार बनाएगी। तो जो बाकी दल बच जाते हैं वो किसकी भूमिका निभाएंगे? विपक्ष की भूमिका। विपक्ष क्या होता है कि वो देखता है कि सरकार क्या क्या कार्य कर रही है और उनकी कमियों को जनता के सामने लाता है। छठा है लोकतंत्र को व्यवहार में लाना। क्या है कि लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि लोक यानी जनता और तंत्र मतलब शासन। तो जनता का जो शासन है वो कैसे आएगा? राजनीतिक दलों के माध्यम से आएगा। लोग उन राजनीतिक दलों में अपने नेता को चुनकर सरकार बनाते हैं। तो जो है लोकतंत्र को व्यवहार में लाने का कार्य कौन करता है? राजनीतिक दल। लोकतंत्र के प्राण। अगर राजनीतिक दल ना हो तो लोकतंत्र संभव नहीं है, इसलिए इसे लोकतंत्र के प्राण भी कहा जाता है। 8वें नंबर पे आता है अनुशासन बनाए रखना। इसमें क्या है कि जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में आता है, सरकार बनाता है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं? कानून बनाते हैं और उन कानूनों के माध्यम से जो है वो अनुशासन बनाए रखते हैं। 9वें नंबर पे आता है सरकार की आलोचना करना। जो विपक्ष में राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं? सरकार की आलोचना करते हैं। जहाँ भी सरकार के कार्यक्रमों में कमी रहती है तो वो जनता तक उनको पहुँचाते हैं। 10वें नंबर पे आता है जनता की शिकायतों को दूर करना। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है वो क्या करता है? जनता की शिकायतों को सुनता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। 11वें नंबर पे आता है जनता की समस्याओं के लिए आंदोलन। कई बार क्या होता है कि सत्ता में जो राजनीतिक दल होता है वो जनता की समस्याओं को नहीं सुनता। तो इसमें क्या है? विपक्षी दल जो है जनता की समस्याओं के लिए क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। 12वें नंबर पे आता है कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाना। सरकार का क्या कार्य है? जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करना। तो राजनीतिक दलों का भी यही कार्य है कि जो कल्याणकारी नीतियां हैं उनको जनता तक पहुंचाना। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों होती है। अब तक हमने पढ़ा राजनीतिक दल और उसके कार्य, लेकिन इन दलों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? सबसे पहला पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यवहारिक बनाना। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है और जनता का शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है उत्तरदायी सरकार के लिए। क्या है कि अगर बिना राजनीतिक दलों के कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वो या तो स्वतंत्र होगा या फिर वो निर्दलीय होगा। ऐसा करने से क्या है कि वो सिर्फ अपने क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तियों को इकट्ठा करके राजनीतिक दल बनाते हैं और फिर उस दल के माध्यम से जो सरकार बनती है वो सभी के प्रति उत्तरदायी होती है।
तीसरा है दीर्घकालीन योजनाओं के लिए। जब भी कोई राजनीतिक दल सरकार बनाता है तो वो अपनी योजनाएं लागू करता है, बहुत सारी योजनाएं वो बनाता है, उन पे काम करता है। और अगर उनका 5 साल के बाद कार्यकाल समाप्त हो जाए और वो चुनाव में अगली बार नहीं जीत पाते तो जो भी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है वो उनकी योजनाओं को पूरा करता है। इस प्रकार राजनीतिक दल होने से जो है योजनाएं दीर्घकालीन बन सकती हैं। चौथा है जनता के प्रति जवाबदेही। जो भी सत्तारूढ़ दल कार्य करता है वो क्या होता है, जनता के प्रति जवाबदेह होता है, क्योंकि उनको लेके कौन आता है, जनता लेके आती है। तो राजनीतिक दल क्या है, जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। पांचवा है संगठित सरकार बनाने के लिए। क्या है कि जब कोई व्यक्ति बिना राजनीतिक दल के चुनाव लड़ता है तो वो क्या करता है, या तो वो स्वतंत्र होता है या वो निर्दलीय होता है। ऐसे में क्या होता है कि एक संगठित सरकार नहीं बन सकती। राजनीतिक दल क्या करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को इकट्ठा करके और एक संगठित सरकार बनाते हैं। उसके बाद है छठा, गलत नीतियों का विरोध। क्या है कि एक राजनीतिक दल सत्ता में आ गया और जिनको जो है अल्पमत मिला या बहुमत नहीं मिला वो विपक्ष में बैठा, तो वो क्या करेगा, जो सरकार की गलत नीतियां हैं उनका वो विरोध करता है। उसके बाद आता है 7वां पॉइंट, जनता की शिकायतें दूर करना। राजनीतिक दल क्या है, जनता के बीच में जाके वोट मांगते हैं और जब सत्ता में वो आते हैं तो वो क्या करते हैं, जो जनता को शिकायतें होती हैं वो उनको दूर करते हैं। इस प्रकार हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है। अब पढ़ते हैं राजनीतिक दलों के दोष और समस्याएं। सबसे पहला है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। इसमें क्या है राजनीतिक दलों में कि आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है। कैसे होती है, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो सबको समान समझता है, लेकिन राजनीतिक दलों में क्या है कि जो मुख्य अध्यक्ष होता है राजनीतिक दलों का, सभी उसके अनुसार चलते हैं। वो अपनी राय, वो अपनी जो विचार है वो प्रस्तुत नहीं कर सकते। उसके बाद है योग्य व्यक्तियों को अवसर ना मिलना। राजनीति में क्या है, योग्य व्यक्ति आना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि योग्य व्यक्तियों को क्या लगता है कि जो राजनीति है वो बाहुबलियों और भ्रष्टाचारियों की राजनीति है। उनके अनुसार जो है राजनीति एक अच्छी जो है नहीं है। उसके बाद है तीसरा, जनता को भ्रमित करके बांटना। एक जो राजनीति के अंदर क्या होता है कि वोट के लिए जनता को बांटा जाता है, किसी को जाति के नाम पे, किसी को धर्म के नाम पे और किसी को भाषा के नाम पे। उसके बाद आता है धन का अपव्यय। एक क्या है कि गरीब व्यक्ति तो राजनीति में आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रचार के दौरान या वैसे जो है बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है। तो इसमें क्या आता है, धन का अपव्यय होता है, इसलिए गरीब व्यक्ति राजनीति से दूर रहता है, चाहे वो योग्य ही क्यों ना हो, लेकिन वो राजनीति में धन की कमी की वजह से नहीं आ सकता। पांचवा है राष्ट्रीय हितों की अवहेलना। एक क्या है, इसके अंदर राष्ट्रीय हितों की अवहेलना होती है। इसमें क्या है, जितने भी राजनीति में व्यक्ति होते हैं वो अपने व्यक्तिगत हित के बारे में सोचते हैं, ना कि राष्ट्रीय हित के बारे में। छठे नंबर पे आता है भ्रष्टाचार और चापलूसी। राजनीति के अंदर क्या है, भ्रष्टाचार बहुत ही व्याप्त है और वही लोग आगे जाते हैं जो चापलूसी करते हैं। इस वजह से भी योग्य व्यक्ति इसके अंदर आना नहीं चाहते। 7वें नंबर पे आता है बाहुबलियों का वर्चस्व। राजनीति के अंदर क्या है, बाहुबलियों का वर्चस्व है। गरीब व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति जो है राजनीति में आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। 8वां है वंशवाद। एक राजनीति में क्या है कि एक के बाद एक, जैसे जो है पिताजी हैं, पिताजी के बाद उसके बेटे को मिल जाएगी, फिर उसके बेटे को मिल जाएगी, ऐसे वंशवाद की प्रक्रिया चलती है। इससे योग्य व्यक्तियों को अवसर ही में नहीं मिल पाता है। 9वें नंबर पे आता है दल बदल नेता। एक राजनीति के अंदर ऐसे नेता है जो जिस भी साइड में उनको लाभ प्राप्त होता है वो उस साइड में चले जाते हैं, मतलब दल को बदल लेते हैं। इस वजह से भी जो है राजनीति अच्छी नहीं मानी जाती। 10वां है विकल्पहीनता। एक क्या है कि लोगों के पास विकल्प ही नहीं है। यह कुछ गिने चुने राजनीतिक दल हैं, इनमें से ही जो उन्हें अपनी सरकार बनानी पड़ती है। इस वजह से भी जो है राजनीतिक दल क्या हैं, वो समस्याओं से भरे हुए हैं। अब पढ़ते हैं राजनीतिक दलों की राष्ट्र विकास में भूमिका, कि राजनीतिक दल जो है राष्ट्र विकास में अपनी कैसे कैसे योगदान देते हैं। सबसे पहला है जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। हमारे यहाँ क्या है कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, और जनता अपने नेताओं को किस प्रकार चुनती है, राजनीतिक दलों के भाषणों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से वो पता लगाती है कि कौन सा नेता जो है देश के विकास में काम करेगा, हमारे विकास में काम करेगा। इस प्रकार लोगों को जो है राजनीतिक शिक्षा जो है राजनीतिक दलों के माध्यम से प्राप्त होती है। दूसरा है राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना। राजनीतिक स्थिरता क्या है कि अगर एक पार्टी 5 साल काम करके चली गई तो उसके बाद राजनीति खत्म नहीं हो जाती, फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं, दोबारा से पार्टी सत्ता में आती है, और जो कार्य पिछली पार्टी या पिछला राजनीतिक दल छोड़ के गया है वो कार्य जो है अगली सरकार करती है। इस प्रकार राजनीति में जो है स्थिरता बनी रहती है।
तीसरा है विभिन्न धर्म, जाति, भाषा के व्यक्तियों में एकता बनाए रखना। ये राजनीतिक दल जो है लोगों को, विभिन्न धर्मों को, जाति और भाषाओं को जोड़ के रखते हैं। उनको जो है देश के नाम पे वोट लेते हैं और देश के नाम पे उनको जोड़े रखते हैं। उसके बाद आता है देश में एकता बनाए रखना। ये राजनीतिक दल क्या है कि लोगों को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए जो है सबसे ऊपर क्या है, देश है, ना कि जाति, धर्म और भाषा है। इस प्रकार जो है वो देश में एकता बनाए रखते हैं। अब पढ़ते हैं राजनीतिक स्वरूप या प्रकार। क्या है कि सबसे पहला प्रकार है एक दलीय शासन प्रणाली। कई देशों में केवल एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की इजाज़त होती है। एक दलीय नाम से ही पता लग रहा है कि जहाँ पर एक दल ही कार्य करता हो, ऐसी शासन प्रणाली। इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल चीन है, वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी है, वही पार्टी जो है सत्ता में आती है और वही सरकार बनाती है और सरकार को चलाती है। उसके बाद आती है दो दलीय शासन प्रणाली। यहाँ दो दल मतलब जहाँ पर दो दलों का ही जो है महत्व दिया जाता है। इसमें देखिए कई देशों में केवल दो दलों के बीच सत्ता बदलती रहती है और दोनों दलों में ही प्रतिस्पर्धा होती है। वैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और दल नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ही वोटें प्राप्त होती हैं, कुछ ही सीटें प्राप्त होती हैं और जो सत्ता है वो दो ही पार्टियों के बीच आती रहती है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दो पार्टियां हैं और यही सत्ता में जो है बदलती रहती हैं। उसके बाद आता है बहुदलीय व्यवस्था। यहाँ पे क्या है कि बहु यानी अनेक, दलीय मतलब दल, जहाँ पर अनेक दल होते हैं। दो या दो से अधिक दलों के पास सत्ता में आने का अवसर होता है। अल्पमत आने पर दूसरे दलों के साथ मिलकर अपने बल के आधार पर सरकार बनाते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पर दो या दो से अधिक दल होते हैं और उनको सभी को अवसर होता है सत्ता में आने का। अगर किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं आता, अल्पमत है, तो वो क्या करते हैं, अपने बल से, अपनी शक्ति से दूसरे दलों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। उदाहरण के लिए भारत, यहाँ पर बहुदलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। देखिए देश के अंदर दो तरीके के दल होते हैं, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय दल के बारे में। ऐसे दल जो दो या दो से अधिक राज्यों या पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। इनकी जो नीतियां हैं, इनका जो अनुशासन है, इनके जो कार्यक्रम है वो समान होते हैं, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं। क्या क्या शर्तें होती हैं कि कोई दल राष्ट्रीय स्तर का दल तभी माना जाएगा यदि उस दल ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्य या कम से कम जितनी भी वोट पड़ी हैं उनका 6% जो है हासिल किया हो, या फिर कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, या फिर कम से कम राज्यों से लोकसभा में प्रतिनिधित्व कुल सीटों का 2% प्राप्त किया हो। कैसे, मान लो लोकसभा में 543 सीटें हैं तो उनमें से कम 11 सीटें उन्होंने हासिल की हो, तभी उन्हें जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। अब राष्ट्रीय दल भारत में कितने हैं, तो भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं। सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना 1980 में जनसंघ के रूप में हुई थी और इसकी जो स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तीसरा जो दल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। फिर 1964 में इसका विभाजन हुआ और ये बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और इसको कहा गया मार्क्सवादी। ये मार्क्सवादी धारणाओं से प्रेरित है और जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी थी ये लेनिनवादी धारणाओं से प्रेरित थी। तो ये इसका गठन कब हुआ, फिर 1964 में। इसके बाद आता है 5वां बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में काशीराम जी ने की थी। ये जो है पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए बनी हुई पार्टी है। छठा है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1999 में शरद पवार जी ने की थी। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था तब ये अलग पार्टी बनाई गई थी। 7वें नंबर पे आती है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 में ममता बनर्जी ने की थी। 8वें नंबर पे आती है नेशनल पीपल्स पार्टी, ये 2013 में बनी थी और P.A. संगमा के द्वारा इसको बनाया गया था और इन दोनों ही पार्टियों को जो है 2019 में राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित किया गया है। अब आते हैं क्षेत्रीय दल। ये दल किसी विशेष क्षेत्र या प्रांत तक सीमित होते हैं, इनका देश में कोई आधार नहीं होता। मतलब क्या है कि ये विशेष क्षेत्र में या किसी प्रांत तक ही सीमित होते हैं, इनका देश के अन्य राज्यों में इनका कोई भी मतलब आधार नहीं होता। हमारे देश में भारत में 52 क्षेत्रीय दल
दर्शाए गए हैं। उदाहरण के रूप में इनेलो है, ये हरियाणा का दल है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्रीय दल है। शिरोमणि अकाली दल ये पंजाब का क्षेत्रीय दल है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।